नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। और अब हम 500% दावे के साथ कह सकते हैं कि अब आपको ज्योमेट्री पढ़ के मजा आ रहा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है, कोई भी चीज आसान नहीं होता है। तरीका अलग-अलग होता है। अगर तरीका सही है, तो मुश्किल चीज़ भी आसान बन जाता है और तरीका गलत है, तो आसान चीज़ भी मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज ज्योमेट्री का 9वां लेक्चर है, जो कि आपको प्रतिदिन 11:15 पे एक सेशन मिलता है और बहुत ही आराम-आराम से लेक्चर को कर रहे हैं, ताकि आप ज्योमेट्री जिस दिन आपका कंप्लीट हो ना, उस दिन आप ज्योमेट्री में शहंशाह बन जाएँ। ठीक है? तो इसीलिए सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाएगा। तो आप भी जानते हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि 500% गारंटी है कि ऐसा कंटेंट कोई पेड कोर्स में नहीं दे सकता। इतना कैपेसिटी नहीं है, इतना औकात ही नहीं है कि कोई पेड कोर्स में ऐसा कंटेंट दे दे आपको। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पता है ना कि न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो किया जाता है, कर भला तो हो भला। ऐसा नहीं सोचते हो ना तुम लोग कि नहीं हम लोग केवल पढ़ा जाए, बाकी किसी को मत शेयर किया जाए, नहीं तो सब पढ़ लेगा। ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है ना? न्यूटन का थर्ड लॉ जिंदगी में फॉलो करना है, कर भला तो हो भला। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सबको बताइए कि अब भाई पेड कोर्स मैथ के लिए लेने का कोई जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक भी बेहतर वे में चल रहा है। देखे होंगे आप लोग अर्थमेटिक का लेक्चर, अभी मिक्सचर खत्म होने वाला था। कितना मजा आया होगा। और आपका ज्योमेट्री देख ही पा रहे हैं। तो बताइए कि पेड कोर्स में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? आके पढ़ लो जब तक फ्री है। आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तो आपको पूरा इस बार पूरा कंटेंट फ्री रहेगा। तो पूरा पढ़िए, ठीक है, मजे के साथ पढ़िए। और चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 57 क्वेश्चन मतलब कि केवल लाइन एंड एंगल पे आपका हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि त्रिभुज, एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक में है, ठीक है, और उन कोणों का जो अनुपात है क्या नहीं हो सकता है। तो जब पूर्णांक में है, तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज का हम बात करते हैं, अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, तो त्रिभुज में के तीनों कोणों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मतलब कि जो सम ऑफ रेशियो होगा, सम ऑफ रेशियो सम ऑफ रेशियो सम ऑफ रेशियो जो अनुपात का योग होगा, वो किसका फैक्टर होगा? 18 का फैक्टर होगा, क्योंकि बोला है सभी का मान पूर्णांक में है। तो सम ऑफ रेशियो फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 180 होगा, फैक्टर ऑफ 180 होगा। जो सम ऑफ रेशियो होगा वो आपका किसका फैक्टर होगा? 180 डिग्री का फैक्टर होगा। ठीक है, होना चाहिए, तभी जाकर के पूर्णांक में आएगा। तो यहाँ से देखें तो 3 2 5 और 1 6, 6 से 180 पूरा पूरा कट रहा है, मतलब ही हो सकता है। 3 4 7 7 5 12, 12 से भी पूरा पूरा कटता है। यहाँ पे देखेंगे 6 5 11 7 18, 18 से तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे 6 7 13, 13 8 21, 21 से 18 180 नहीं कटेगा, मतलब ये आपका अनुपात नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? देखिए कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट पे कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो किस पे बनाया गया? यही कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो जो यहाँ सम ऑफ एंगल्स होगा, सम ऑफ रेशियो जो होगा, जो कोणों के अनुपात का योग होगा, वो 180 डिग्री का फैक्टर होना चाहिए। अगर 180 डिग्री का फैक्टर नहीं है तो वो अनुपात नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है मान पूर्णांक में। अगर ये मान पूर्णांक में नहीं होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि एंगल है, डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए बढ़िया से, ताकि आपको बातें समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 59, 32 और 91 है, तो त्रिभुज का प्रकार है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोणों का अनुपात दे रखा है, और कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है सर जी। तो यहाँ पे पहले जोड़िए, 9 1 10 और 10 2 12 का 2 हो जाएगा, बच गया आपका 1 5 1 6 6 3 9 9 9 18, यहाँ से 18 हो जाएगा। तो 182 का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से तीनों कोणों का अनुपात है, तो अनुपात का योग किए, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि यहाँ से इसका आधा कर रहे हैं, 91 डिग्री का मान कितना आ जा रहा है? 90 डिग्री आ जा रहा है। इसका इधर आधा किए तो इसका इधर आधा कर दिए। और जिस त्रिभुज के एक कोण का मान कितना आ गया? हमारा 90 डिग्री आ गया। जिस त्रिभुज के एक कोण का मान कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है।
तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा सर जी? समकोण त्रिभुज, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। इसी क्वेश्चन को एक और कॉन्सेप्ट से आप बना सकते थे। जैसे यहाँ पे देखते तो 59 और 32 का सम कितना आ रहा था? 51। और यहाँ पे इधर 51 था। तो दो कोणों का योग जो है तीसरा कोण के अगर बराबर आ जाए तो वो भी क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री होता है ना। और इन दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री आएगा आएगा ना। चाहे 45-45 हो, 30-60 हो, 40-50 हो, कुछ भी हो, लेकिन इन दो कोणों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो जिस त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरा सबसे बड़ा कोण के बराबर होता है तो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण था 91 था, और बाकी दो कोणों का योग कितना आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप जा सकते थे कि क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा। जैसे समकोण त्रिभुज है तो इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट पे चलते हैं। फटाफट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फटाफट 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है तो त्रिभुज का प्रकार है। त्रिभुज का प्रकार बताना है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना दे रखा है, तो यहाँ त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे सबसे बड़ा कोण जो है वो बाकी दो कोणों के सम से क्या हो रहा है? सबसे बड़ा कोण जो है बाकी दो कोणों के सम से छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे आगे हम अभी बताएंगे भी आपको। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे 43 है। ठीक है, और ये 43 जो है इन दोनों 8 एक 9 और 3 और 1 4, तो यहाँ से इससे ही छोटा है। तो जब ई केस बन रहा है, अभी हमने क्या बताया कि जब दो कोणों का योग तीसरा सबसे बड़ा कोण के बराबर हो जाएगा तो कौन सा कोण हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब दो कोणों का योग तीसरा सबसे बड़ा कोण से बड़ा आ जाए तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? लार्जेस्ट एंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, सो दिस इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब वही चीज अगर यहाँ पे 43 ना होकर के मान लेते हैं कि यहाँ पे 51 होता, क्या होता? 51 होता। तो यहाँ पे जब 51 होता तो 51 बड़ा हो जाता, 51 बड़ा हो जाता, तो फिर कौन सा त्रिभुज हो जाता? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाता, अधिक कोण त्रिभुज हो जाता। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, और उसको जानिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जान लीजिए कर, यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बी है 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा कर्ण होता है। और कर्ण जो होता है सबसे बड़ा भुजा होता है, पता है ना? सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये 90 डिग्री है। और इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन होता है? 90 डिग्री वाला होता है। 90 डिग्री के सामने का भुजा सबसे बड़ा भुजा है, तो 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, इसीलिए सब इसके सामने का भुजा सबसे बड़ा हो गया। अब यहाँ पे बात को समझिए, जैसे कि त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल ए जो है हमारा, एंगल ए जो है वो लार्जेस्ट एंगल है, सबसे बड़ी कोण है। लार्जेस्ट एंगल है, सबसे बड़ी कोण है। लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ी कोण, सबसे बड़ी कोण, सबसे बड़ी कोण है, सबसे बड़ी कोण है। ठीक है, यदि एंगल ए जो है, यदि एंगल ए जो है लार्जेस्ट एंगल है, सबसे बड़ा कोण है, तो एंगल ए के सामने वाला भुजा कौन सा है? एंगल ए के सामने भुजा कौन सा है? बीसी है। तो यहाँ बीसी इज द लार्जेस्ट साइड हो जाएगा। बीसी इज द लार्जेस्ट साइड, मतलब बीसी जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। बीसी इज द लार्जेस्ट साइड, बीसी जो होगा वो सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम मेंशन करेंगे। यदि मान लेते हैं कि एंगल सी जो है वो सबसे छोटा कोण है, एंगल सी
स्मॉलेस्ट एंगल है, सबसे छोटा कोण है, स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल है, सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण है, ठीक है, सबसे छोटा कोण है। यदि एंगल सी जो है हमारा सबसे छोटा कोण है, स्मॉलेस्ट एंगल है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर एंगल सी जो है स्मॉलेस्ट एंगल है, सबसे छोटा कोण है, तो एंगल सी के सामने का साइड कौन सा है, ए बी है ना, तो ए बी जो होगा वो सबसे छोटा भुजा हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भुजा हो जाएगा, तो इसलिए ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा, इसलिए ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा, ए बी जो होगा वो सबसे छोटा भुजा हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। तो यहाँ पे आप सबसे बढ़िया से लिख सकते हैं कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा, त्रिभुज के पॉइंट को मेंशन करेंगे अच्छे से, त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के, सबसे बड़े कोण, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा, भुजा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी तथा तथा सबसे छोटे कोण के, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट पे आ जाइए, अगला पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे एक और पॉइंट समझना पड़ेगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि त्रिभुज के, त्रिभुज के, त्रिभुज के, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बराबर बड़ी होती है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, बड़ी होती है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब जैसे बात क्या करना है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमको कोई कह दिया कि एक त्रिभुज बनाओ बालक जिसकी भुजा का अनुपात 2, 3, 5 है, ठीक है। अब ये कह दिया कि यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसके भुजा का मान 2, 3, 5 है, इससे त्रिभुज बनाओ। अब तुम इस भुजा को लेकर के त्रिभुज बनाते बनाते थक जाओगे, त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये बनाने लगोगे, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो यहीं पे देख लोगे कि यहाँ पे दो भुजा का योग कितना आ रहा है, 2, 3, 5 किसके बराबर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तो ये बड़ी नहीं हो रही है, मतलब कि त्रिभुज बनाना पॉसिबल ही नहीं है, त्रिभुज नहीं बन सकता, ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता है जिसका भुजा 2, 3, 5 हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कह दिया हमको कि यहाँ पे 4 है और 3 है और ये आपका 8 है, इससे त्रिभुज बनाओ, तो इससे त्रिभुज बनाओ, तो आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बनाने चल दोगे, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पे जोड़ोगे, 4, 3, 7 आ रहा है भाई, 7 आ रहा है तो कैसे बनेगा, 7 आ रहा है, तीसरी भुजा 8 है, 8 से बड़ा होना चाहिए था, मतलब कि त्रिभुज सर जी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से करता क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है कि इस प्रकार से 4 को दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन सा त्रिभुज संभव है, तो वहां पे आपको जोड़ के चेक करना पड़ेगा कि दो भुजा का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ी आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज ये भी आप याद रखेंगे कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, ये भी पॉइंट को लिख लीजिए,
कि त्रिभुज के दो भुजा का अंतर, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का अंतर, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का अंतर, दो भुजा का अंतर, दो भुजा का अंतर, दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से कम होती है, तीसरी भुजा से छोटी होती है या कम होती है, छोटी होती है या कम होती है, कम होती है लिखिए। तीसरी भुजा से, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होती है, कम होती है, ठीक है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से कम होती है, इस बात को याद रखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मान लेते हैं कि एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से इसका अंतर कितना आ जा रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 जो है 5 से बड़ा है, आना कितना चाहिए, कम आना चाहिए, मतलब कि त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, ठीक है। चाहे इस चीज को आप इस कॉन्सेप्ट से भी चेक कर सकते हैं, जैसे 5 2 7 आ रहा है, 7 आ रहा है और तीसरी भुजा कितना है, 9 है, तो 9 से बड़ा होना चाहिए था ना, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि ये आपका त्रिभुज संभव नहीं है। बात समझ में आए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई 3 और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेमी है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई x है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि x का मान जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, छोटा होगा किससे, ये दोनों भुजाओं के योग से। तो x का मान जो होगा ये हमेशा आपका 8 और 3 11 से छोटा होना चाहिए, बोले है ना, बोले है ना कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो त्रिभुज के दो भुजा 8 और 3 11 हो रहा है, योग 11 है, तो तीसरी भुजा x है तो x से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x का मान जब भी होगा 11 से कम होगा। और हम एक चीज बताएं आपको कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे इनका अंतर कितना है, 5 है, इनका अंतर कितना है, 5 है, तो x का मान जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, x का मान क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो कह रहा है कि x का मान 5 से बड़ा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि 11 से छोटा होना चाहिए, तो 5 से 12 तो हम 12 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा और 11 से छोटा लेना है, तो 0 से 12 तो हम 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि x का मान जब भी होगा 5 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x का मान 0 से बड़ा कह रहा है, तो ये भी आपका गलत है। ई कह रहा है कि x का मान 11 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही है, 5 से बड़ा होना चाहिए और 11 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ गया, यहाँ तक तनिक भी समस्या नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट, देखिए कैसे छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में एस पी क्यू रेखाखंड पर एक बिंदु है, पी एस जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो है 15 सेंटीमीटर है, एस क्यू की लंबाई हो सकती है तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो इसको अभी थोड़ा देर के लिए साइड कर दीजिए। तो यहाँ से पी क्यू जब भी होगा, पी क्यू का मान जब भी होगा, पी क्यू का मान वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, पी क्यू का मान जब भी होगा बड़ा होगा किससे, 15 और 8 के अंतर से 7 से बड़ा होगा। पी क्यू का मान जब भी होगा वो 7 से बड़ा होगा, और पी क्यू का मान जब भी होगा वो छोटा होगा किससे, 15 8 23 से, तो 15 8 23 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब PQ का जो मान होगा हमारा वो 7 और 23 के बीच में होगा। PQ जो भुजा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, 7 से बड़ा और 23 से छोटा होगा। तो PQ का मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो PQ का मान सर जी यहाँ पे 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, डॉट 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 22 तक हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PQ का मान कितना ले सकते हैं, 22 तक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि PS का मान दे रखा है आपका, PS का मान 3 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक आपका 3 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का बताना है कि SQ की लंबाई कितनी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से जाते हैं अगर आप, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे SQ अगर आप 20 लेते हैं, SQ अगर 20 लेते हैं, SQ अगर आप 20 लेते हैं
तो 20 और 3 23 हो जाएगा, जबकि पी क्यू का मान 22 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे 24 को लेते हैं तो 24 और 3 27 हो जाएगा, तो ये 27 भी नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ 4 को लेते हैं तो यहाँ पे 4 है और ये 3 है, 7 हो जाएगा पी क्यू का लंबाई। और पी क्यू जब भी होगा 7 से बड़ा होगा, मतलब ये भी हमारा नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना छोटा कॉन्सेप्ट पे आपको कितना बढ़िया से उलझाया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, आप बना के ट्राई कर लेते, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, हालत खराब कर देता। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उन सभी त्रिभुजों की परिमापों का योगफल ज्ञात करें जिनकी भुजाएं 14, 25 और x सेंटीमीटर है, जहां x पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम x का मान पहले तो निकाले, तो x का मान जो होगा वो हमारा क्या होगा, 14 और 25 का अंतर 11 से बड़ा होगा। x का मान जो होगा 11 से बड़ा होगा ना। x का मान क्या होगा, 11 से बड़ा होगा। और x का मान 25 और 14 39 से छोटा होगा। x का मान जो होगा वो 25 और 14 39 से छोटा होगा। मतलब x यहाँ पे हमारा कितना हो सकता है, तो x जो हो सकता है 12 से लेकर के 38 तक हो सकता है। तो x का मान यहाँ पे 12, 13, 14, 15, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, डॉट 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 38 तक हम ले सकते हैं x का मान, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से अगर त्रिभुज के सभी भुजाओं के परिमापों का योगफल ज्ञात करना है, तो एक त्रिभुज तो यहाँ से 14, 25 और मान लेते हैं एक त्रिभुज आपका बन गया 14, 25 और 12 ले लिए, x का मान दूसरा त्रिभुज बन जाएगा 14, 25 और 13 ले लो, 13 ले लो दूसरा त्रिभुज, 14, 25 और 14 ले लो, ठीक है। अगला है 14, 25 और 15 ले लो, 15। अगला ले लोगे 14, 25 और 16 ले लो। तो अब इस सारा त्रिभुज निकाल के, ठीक है, और सबका ही परिमाप निकालोगे, इसका भुजा का योग, 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 सब भुजा का योग करोगे, सबका परिमाप अलग अलग निकालोगे और उसके बाद सब सारा के परिमापों का योगफल निकालोगे, तो हो गया तुम्हारा कल्याण। हो जाएगा ना कल्याण, बना लोगे ना, है अब तो तू बना ही लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सभी भुजाओं को, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए एन का मान कितना है, तो एन यहाँ पे आपका 27 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। एन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब ई को है 27 को त्रिभुज यहाँ पे हमारा बन रहा है, 27 को त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हम 27 त्रिभुज का परिमाप निकाल के और सबको जोड़ सकते हैं, एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका यही है कि सभी त्रिभुज का परिमापों का योगफल जो निकालेंगे हम, तो योगफल बराबर हम क्या कर सकते हैं, योगफल बराबर यहाँ पे 27 गुना में, यहाँ पे 27 और गुना में 27 और दो को भुजा तो पता है 25 प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में सबके साथ एक एक बार ही आएगा 12, 13, 14, तो यहाँ से प्लस में 12 प्लस 13 प्लस 14 डॉट 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 38 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 12 से लेकर के 38 तक जोड़ना है, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे एस एन इक्वल टू सम इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू में ए प्लस एल होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 27 गुना में कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, 27 गुना 39 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई समस्या। यहाँ पे बढ़ेंगे प्लस ई आपका यहाँ से निकालेंगे तो कई गो था, एन का मान 27 हमने निकाल लिया है। यहाँ पे कितने संख्या है, 27 गो है, तो 27 एन बटे 2 और इंटू में ए प्लस एल, तो ए प्लस एल मतलब 12 प्लस 38 हो जाएगा, 12 प्लस 38 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत है तो आप बता सकते हो, नहीं है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से 27 गुना 39 हो जाएगा, 27 गुना में 39 और प्लस में यहाँ पे 27 बटे 2 और यहाँ पे 38 2 40 50 हो जाएगा, गुना में 50, काट दो 2 से 25 बार में। यहाँ पे 27 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 39 प्लस में 25, 39 प्लस 25, तो यहाँ पे 27 और गुना में कितना आ जाएगा, 9 5 14, 4 बच गया आपका एक, 3 2 5 और 1 6, 27 गुना 64 आ जाएगा।
और 27 गुना 64 कर लो, तो यहाँ पे देखोगे कि डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7 अदू 9, 9 से गुना होगा तो डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तो इसका भी डिजिटल सम 9 है, इसका भी डिजिटल सम 9, इसका भी डिजिटल सम 9 है। नहीं, इसका 9 नहीं है, यहाँ पे 8 एक 9 हो रहा है, 7 छो 13, ई तो खत्म हो जाएगा। अगर इसका देखें तो 6 5 11 और 1 12, ई तो खत्म हो जाएगा। 2 को बच गया, यहाँ पे आ जाओ, 7 चौक 28, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया, हमारा यही आंसर हो जाएगा 1728। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन में है और ये जल्दी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जब बढ़िया लेवल का एग्जाम दोगे तब जाकर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया? यहाँ से आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन देख के? है और कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट पे करवाया है, कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ना? तो इसीलिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से आगे आ जाओ, यहाँ से अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जान लो, एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे भुजा दिया रहेगा और हमको बताना रहेगा कि कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रिएंगल, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी है, ए बी सी है। ठीक है ना? अब मान लेते हैं कि सी के सामने का भुजा सी है, बी के सामने का भुजा बी है और ए के सामने का भुजा ए है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सी इज द लार्जेस्ट साइड कर ले रहे हैं। सी इज द लार्जेस्ट साइड, सी सबसे बड़ी भुजा है, सी इज द लार्जेस्ट साइड, सी इज द लार्जेस्ट साइड, सी जो है सबसे बड़ी भुजा है, सी इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, तो सी इज द लार्जेस्ट साइड है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि यदि सी का स्क्वायर जो है, यदि सी का स्क्वायर जो है छोटा आ रहा है, क्या छोटा आ रहा है, मतलब कि यहाँ से छोटा आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, तब ई जो त्रिभुज होगा कौन सा होगा, देन दिस इज अ एक्यूट एंगल ट्रिएंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रिएंगल, मतलब कि जो होगा एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। एक्यूट एंगल ट्रिएंगल, एक्यूट एंगल ट्रिएंगल मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रिएंगल, न्यून कोण त्रिभुज होगा। बात समझ में आ गया? सी का स्क्वायर अगर छोटा आ रहा है किससे, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करो, यदि, ये तो आप जानते हो, सी का स्क्वायर जो है बराबर आ जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो अभी हम बता रहे थे समकोण त्रिभुज में, देन दिस इज अ राइट एंगल ट्रिएंगल, तभी कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। देन दिस इज ए राइट एंगल ट्रिएंगल, राइट एंगल ट्रिएंगल, राइट एंगल ट्रिएंगल। ठीक है, तभी कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। बात समझ में आ रहा है? और अगला पॉइंट, यदि यदि सी का स्क्वायर जो है आपका बड़ा आ जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तब देन दिस इज अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिएंगल, दिस इज अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिएंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिएंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिएंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिएंगल, मतलब कि कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब अगर भुजा का माप दिया रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा बनेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब हमको कोण का माप पता होना चाहिए, और अगर कोण का माप ना देके भुजा का माप देकर के हमसे पूछ दे रहा है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, कैसा त्रिभुज बनेगा, तो आप लटक जाएंगे। तो इसलिए ये चीज याद रखना जरूरी है एकदम, कि यहाँ से हमने क्या बोला एक बार और समझिए। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में एक यहाँ पे भुजा का माप है ए बी सी, सी जो है सबसे बड़ी भुजा है, सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा, हम मान लिए सी जो है सबसे लार्जेस्ट साइड है आपका। तो यदि अगर सी का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा आ रहा है, सी का स्क्वायर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा आ रहा है, तभी कौन सा त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रिएंगल होगा, मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगला पॉइंट है, यदि सी का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, सी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रिएंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अभी पीछे बताए भी हैं राइट एंगल ट्रिएंगल के टाइम। और यदि सी का स्क्वायर जो है आपका वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिएंगल होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोनो दिक्कत है तो बता सकते हो, कोनो प्रकार का समस्या है तो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिएंगल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिएंगल हो जाएगा।
ये जो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा? अगला आपका ही राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है आपका, अगला जो है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगला जो है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये क्या हो गया? अगला जो है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आइए करते हैं। समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4 5 6 है, तो त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात देके आपसे त्रिभुज पूछ दिया। अब आपका हालत खराब हो जाएगा, हालत पंचर कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 25। तो यहाँ 36 जो है ये छोटा है किससे? 41 से, है ना। 36 जो है छोटा है 41 से। तो यहाँ पे अभी हम आपको सिखाए हैं इतना प्यार से, क्या सिखाया कि सी का स्क्वायर अगर छोटा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज है? एक्यूट एंगल्ड है। बात समझ में आयो कि ना आयो? फटाफट बताई दो कमेंट कई के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे दे रखा है त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब है, ठीक है, शीर्ष लंब है, 3 4 5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा? तो पहले से यहाँ से मान लो कि यहाँ से ध्यान दो, पहले ही तो ये त्रिभुज है, पहले शीर्ष लंब को जानो, ठीक है, शीर्ष लंब को जानो। जैसे ये भी सी है, ठीक है, ए बी सी है, इसका भुजा ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। जो इसका शीर्ष लंब बनेगा वो यहाँ से कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, ये H1 मान लेते हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसको H2 मान लेते हैं, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसको H3 मान लेते हैं। तो ये शीर्ष लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के बाद याद रखिएगा कि भुजा का जो अनुपात होता है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये बराबर होगा 1/H1 अनुपात 1/H2 और अनुपात 1/H3 का। इसको आप याद रख लेंगे, बाकी आगे चल के हो सकता है मिले, लेकिन यहाँ से इसको आप याद रखें कि अगर आपसे भुजा का अनुपात देकर के शीर्ष लंब का अनुपात पूछ दे, कुछ नहीं करना है, विलोमानुपाती कर देना है। या फिर अगर शीर्ष लंब का अनुपात देकर के भुजा का अनुपात पूछ दे, विलोमानुपाती कर दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा सर जी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। यहाँ से हमने आपको क्या बताया है? एलसीएम ले लीजिए, 4 और 3 और 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 से गुना कर दीजिए, 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट साइड आपका कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट साइड सर जी 20 है, 20 को उठा लो, ये 400 हो जाएगा, और इधर इसका कर दो 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। यहाँ से 400 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 4 9, 4 2 6 2 और 1 3। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सी का स्क्वायर बड़ा आ रहा है बाकी दोनों के योग से, तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखा थे, यहाँ पे देखे थे ना, याद है कि भुला गए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी का स्क्वायर अगर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो कौन सा त्रिभुज होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो आज का हमको लग रहा है कि आज का काम भर का हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको बढ़िया से नोट कीजिए, सब एक एक कॉन्सेप्ट बताते थे चल रहा है आपको, इसलिए इसको बढ़िया से नोट करते चलिए। मिलते हैं फिर हम आपसे अगला क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और मजा आया हो देख के, अगर समझ में आ रहा हो सब कुछ, तो सब जगह शेयर कीजिए, सबको बताइए और सबको बुला के लाइए कि चले हाँ भाई फ्री में पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।